हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं और जो जियोग्राफी है इसका 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग 2nd चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका सीटेट का पेपर पूछा जाता है, इसका जो ऑफिशियल बुलेटिन है उसको पढ़िएगा। उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि एनसीईआरटी सिलेबस से ही हम पूछते हैं, आप भी एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर मत पढ़िए। ओके, तो एनसीईआरटी की यदि आप एसएसटी के यानी कि जो आपका 2nd पेपर है जिसमें 40 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, यदि उसको आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, वो 40 नंबर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। बिना एनसीईआरटी के आपका वो पोर्शन कवर नहीं होने वाला है। आप सोचे कि हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें तो उसी में बच्चा फेल हो जाता है, उसी में बच्चा रह जाता है, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है, जो कथन और कारण वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे यहीं से बनते हैं। ओके, जिसने भी ये एनसीईआरटी डीप पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, डेफिनेटली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेगा। ये जो आज हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम है ग्लोब। अक्षांश पढ़ेंगे हम, इसमें ग्लोब को जानेंगे, अक्षांश को जानेंगे, देशांतर रेखाओं को जानेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम, यामोत्तर को जानेंगे, विषुववृत्त को जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप में दी हुई हैं, तो जितनी हमको ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा डीप भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि उन चीज़ों को हम रट्टा मारने को बैठ जाएं। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, बीच में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। यहाँ पे आपकी क्लास में ये ग्लोब है, ये अक्ष है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, ये इसका अक्ष है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, पृथ्वी का लघु रूप और वास्तविक प्रतिरूप क्या है? ग्लोब है, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, नदी पहाड़, दूसरे देश, झरने, जो भी कुछ है, हम ग्लोब के माध्यम से बच्चों को समझा देते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ग्लोब जो हैं ये विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, वो बड़े ग्लोब होते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं, वो कई प्रकार के ग्लोब होते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। इसीलिए तो ग्लोब ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि यहाँ पे ये अक्ष बना दिया जाता है जिससे ग्लोब पूरा घूम सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको फिट कर दिया ये एक जगह पर टिका हुआ है, ऐसा नहीं है। ओके, तो घूमता है ये। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। कौन सा देश कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ बह रही है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, महासागर कहाँ है, उनका किसका कितना आकार है, इसको दिखाया जाता है ग्लोब के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखिएगा, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर, किसी भी गोले पर किसी भी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना थोड़ा कठिन है। अभी प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, कि कौन सा स्थान कहाँ है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यदि हम उनको जान लेते हैं तो फिर इन चीज़ों को भी समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जो है स्थित है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। आपने यहाँ पे ग्लोब में देखा कि ग्लोब में क्या है, यहाँ पे एक ये कहते हैं ये सुई लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली है ना, और ये इसका अक्ष है ग्लोब का। इसी पर पृथ्वी जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो पृथ्वी है वो इधर को झुकी हुई है ना। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिसे अक्ष कहा गया, जिसे क्या कहा गया, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं।
ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं, जिनसे होकर के सुई गुजर रही है। कौन सा? एक सुई यहाँ से गुजर रही है, एक यहाँ से गुजर रही है। अब इसमें उत्तरी ध्रुव कहाँ है? ये है जो, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये वाला, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ओके, इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। इस ग्लोब को हम पूरब से पश्चिम की ओर घुमा सकते हैं, पूरब से पश्चिम। अब देखिए पूरब से पश्चिम किधर होता है? जैसे ये है, ये डायरेक्शन होती है, इसमें ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब ये कह रहा है कि हमको घुमाना कैसे है इसको जो घुमाना है पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये है पश्चिम डायरेक्शन, है ना, तो इसको ऐसे घुमाया जा सकता है, यूं, इस तरीके से। ये पश्चिम है भाई, ये पूरब है और इसको हम पश्चिम से पूरब की ओर घुमा सकते हैं, तो घुमाते हैं तो इस तरीके से घूमेगा ये, इससे इधर आएगा। ये पश्चिम से पूरब की दिशा हो गई। ओके, ऐसे घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ऐसा नहीं कि अब आप जैसे छोटे बच्चे ये समझ लें कि ये जो सुई है ऐसे पृथ्वी हमारी टंगी होगी, ऐसा वहाँ पे नहीं। इसको ग्लोब को सेट करने के लिए ऐसा बता दिया गया। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। डिफरेंट क्या कहा जाता है? इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये रहा आपके सामने विषुवत वृत्त, ये देखिए यहाँ पे ये वाली, ठीक है। ये जो रेखा है वो क्या, ये काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे विषुवत वृत्त कहा गया है। इतनी बात क्लियर हुई। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तर में स्थित, उत्तर किधर है? उत्तर इधर है सर, इधर जो है ये उत्तर है। तो उत्तर में स्थित आधे भाग को इसके आधे पोर्शन को 1/2 को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को, दक्षिण किधर है सर? दक्षिण इधर है, यहाँ ये क्या है? इधर ये वाला पोर्शन दक्षिण है, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, आधा उत्तरी ध्रुव है, आधा दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी पर क्या करती है? एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु क्या है, तो वो विषुवत वृत्त ही है। ठीक है, चलिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से, ये विषुवत वृत्त है, यहाँ से ध्रुवों तक, ये तक उत्तरी ध्रुव है, इधर नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों, ये सभी समानांतर वृत्त हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सभी समानांतर वृत्त हैं। ठीक है, इनको अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये क्या है? ये समानांतर रेखाएं हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है, या अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये जो अक्षांश है इनको अंश में, जैसे 40 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, इनको अंशों में इस तरीके से माना जाता है, क्योंकि अंश को इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त है यहाँ पे, ये जो विषुवत वृत्त है यहाँ पे जो कितना होगा? यहाँ पे शून्य अंश होगा। ये किसको दर्शाती है? ये शून्य अंश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो विषुवत वृत्त है शून्य है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। यहाँ पे अंश कितना है? यहाँ पे 0 डिग्री है। ओके, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त, पृथ्वी का जो टोटल चारों ओर का जो वृत्त है उसका 1/4 है, 1/4 है। अतः इसका माप कितना? 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 डिग्री अंश होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है
और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश जो है वो किसको दर्शाता है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को और 90 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाने का काम करता है। यहाँ पे अब यहाँ से आप और बढ़िया से समझेंगे। ये महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप गतिबंध का एक पिक्चर यहाँ पे दी गई है, डायग्राम दिया गया है, इसको हम और बेहतर से समझ पाएंगे चीज़ों को। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की, उत्तर साइड की, इस साइड की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित, जो दक्षिण में स्थित हैं, वो सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इधर ये जो दक्षिण साइड में है ये सभी क्या हैं? ये दक्षिणी हैं और ये सभी उत्तरी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे छोटा ऊ या फिर दा से दक्षिण अक्षर से इसको इंडिकेट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री पर स्थित हैं। लेकिन यहाँ से नहीं पूछेगा कि ये कहाँ स्थित है, इतना नहीं डीप जाएगा। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जो कि ऊपर यहाँ पे चित्र बना हुआ यहाँ से। ठीक है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, ये विषुवत वृत्त है, यहाँ पे देख लीजिएगा विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा? अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जब आप इधर आएंगे तो देखिए इसका आकार यहाँ पे इतना है, इसका आकार यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है। जितना आकार इसका है उससे कम इसका है, उससे कम इसका है। तो ये आकार इनका घटता चला जाता है अक्षांशों का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश देखिए या फिर समानांतर रेखाएं, ये क्या है? ये समानांतर रेखाएं हैं, इनको हम अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अक्षांश चाहे समानांतर रेखाएं कहिए या फिर अक्षांश कहिए, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत डीप दी हैं इसमें। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं देखिए, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये तो है ही, विषुवत वृत्त 0 पर है। यहाँ पे देखिए ये विषुवत वृत्त है, कितना है? 0 डिग्री पर है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर है, इधर उत्तरी ध्रुव हो गया 90 डिग्री पर है और दक्षिणी ध्रुव भी हमारा 90 डिग्री पर है। इसके अतिरिक्त 4 अक्षांश यानी कि 4 समानांतर रेखाएं और भी हैं। वो कहाँ हैं? वो आगे मिलेंगी हमको। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहाँ है इसमें सर? कर्क रेखा ये रही, ये जो है ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, और क्या है? और है हमारा, और आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। चौथा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत हो गया 66.5 डिग्री है और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव व्रत है जो कि 66.5 डिग्री है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत व्रत जो है वो 0 डिग्री पर है। इन सब चीज़ों को आप नोट रखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध की डियर फ्रेंड। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी के ताप कटिबंध की। यहाँ पे जितनी जरूरत थी उतना हमने समझा दिया, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की घुसने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो चीज़ें याद रखने लायक हैं उसको याद रखिए। पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात कर लीजिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, पूरे साल में एक बार, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ है सर? ये देखिए, ये जो है वो मकर रेखा है, ये जो है वो कर्क रेखा है। अब इसके बीचों बीच जो सूर्य होता है पूरे साल में एक बार बिल्कुल ठीक सिर के
ऊपर होता है, ठीक है। और फिर होता क्या है, बिल्कुल जब सूर्य जो है दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अच्छा, ऊष्मा क्यों यहाँ पे अधिक हो जाती है? अगर सूर्य सामने आ जाता है तो ऊष्मा क्यों अधिक हो जाती है? इसीलिए तो इसको उष्ण कटिबंध कहा गया है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आपका सूर्य है, ठीक है, और उसकी लाइट सीधे अगर यहाँ पे पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, है ना। फिर ऐसे से उसकी जो किरणें हैं वो तो फैलती जाती हैं, तो यहाँ पे किरणें क्या है, इसका प्रभाव बहुत कम रहेगा। ऐसे ऐसे किरणें फैलेंगी, जो यहाँ पे आएगी उसका प्रभाव बहुत कम रहेगा। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सीधी लाइट पड़ रही है। इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे टॉर्च के माध्यम से समझाया है। अगर आप टॉर्च लेकर के सीधे मारते हैं तो जो उसका जो प्रकाश जहाँ सीधा पड़ता है वहाँ ज़्यादा लाइट लगती है, ठीक है, और साइड में जो लाइट रहती है वो हल्की रहती है। तो जाहिर सी बात है जो साइड की किरणें होती हैं उनमें इतना पावर नहीं होता है, जो सीधे मारा जाता है फोकस, यहाँ पे पावर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम, जब तिरछी सतह होती है या यूं कहें कि हमारी किरणें अगर तिरछी हैं तो वहाँ पे प्रकाश कम होता है लेकिन अधिक क्षेत्र में फैलता है। वही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं कि यहाँ पे जब आपका जो सूर्य है, जब वो यहाँ पे उसका प्रकाश पड़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, ऊष्मा ज़्यादा होगी, और जब गर्म अधिक होगा इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा गया है, ठीक है। और जब चलिए अच्छा आगे पढ़ ले, फिर आपको और समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर के ऊपर उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ध्रुव की तरफ, जैसा मैंने अभी बताया कि ध्रुव की तरफ जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। सूर्य यहाँ है, यहाँ पे सीधी लाइट पड़ रही है, ऐसे ऐसे लाइट पड़ेगी तो यहाँ जब पहुँचेंगी तो लाइट क्या हो जाएंगी? तिरछी हो जाएंगी। सर क्या हो जाएंगी? यहाँ पे लाइट तिरछी हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए कहाँ है शीतोष्ण कटिबंध? ये रहा आपका, ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे जो है जो इनका प्रकाश है वो हल्का रहता है सूर्य का, और यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध कह दिया गया। जहाँ ज़्यादा ऊष्मा होती है वहाँ उष्ण कटिबंध हो गया, जहाँ पूरी लाइट नहीं पड़ पाती है या मतलब उतना प्रकाश तेज नहीं होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा रहता है और ठंड की वजह से इसको यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध नाम दे दिया गया है। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, तो ज़्यादा ऊष्मा भी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। यहाँ पे ठंड बहुत होती है। देखिए कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव में उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव व्रत, इसके बीच में ये जो पोर्शन है यहाँ पे ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे बस बहुत कम लाइट पड़ती है सूर्य की, ठीक है। यहाँ तो पड़ भी जाती है लेकिन यहाँ तक मान लीजिए सूर्य है यहाँ पे तो उसकी लाइट यहाँ आएगी ना, या फिर यहाँ पे जाके तेज पड़ेगी? नहीं, यहाँ तेज नहीं पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम जो है इसका प्रभाव रहेगा। तो उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तर ध्रुव के बीच का ये जो स्थान है यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहा गया है। और वही यहाँ पे है दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो स्थान है दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ पाता है, जिसकी वजह से मौसम बहुत अधिक ठंडा रहता है। बस इतना समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देशांतर क्या है इसको समझिएगा। चीज़ें बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझिए। देशांतर क्या है? अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये देशांतर है।
ठीक है, यहाँ पे देशांतर को समझाने का प्रयास किया गया है। देशांतर, दो चीजें समझिए, एक है समानांतर, एक है देशांतर। समानांतर में जो रेखाएं थी वो इस तरीके से थी, अभी हमने ऊपर देखा। समानांतर की जो रेखाएं हैं जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं वो किस तरीके से दिखाई गई हैं, ये अक्षांश है, ये रेखाएं इस तरीके से हैं, ठीक है। और वहीं पर जब नीचे आए हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया ये देशांतर है, इसकी जो रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं, है ना, ठीक है। एक तो ये चीज समझ लीजिए कॉमन। देशांतर क्या है, कॉमन ही डिफरेंट है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, टोंगा द्वीप कहाँ स्थित है, तो टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में। एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं, कहाँ स्थित है, एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, क्या हैं, अर्धवृत्त। और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। क्या होता है, इनकी जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ध्रुवों की तरफ, ठीक है, ये यामोत्तर है, जब ये ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, दूरी घटती चली जाएगी, ठीक है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर दूरी घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। और जब हम बिल्कुल ध्रुव पर पहुंचेंगे तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। जहां सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं, ये जितनी भी देशांतर याम्योत्तर हैं ये क्या हैं, ये सभी आकर के यहाँ पर इसमें मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर दूरी बिल्कुल जीरो हो जाती है, ये सभी आपस में यहाँ पे आके मिल रही हैं, ओके। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश यानी कि समानांतर, जो हम रेखाएं भी ऊपर इस तरीके से देख रहे थे, ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे, समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। सभी देशांतरीय याम्योत्तर की जो लंबाई है वो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि राजकीय वेधशाला जो है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है, यहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। प्रमुख याम्योत्तर यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये जो रेखा है ये क्या है, ये प्रमुख याम्योत्तर है। यहीं से पूरा ये आधा आधा इधर बटा है, ये इधर बटा है, ठीक है। ये इधर जो हिस्सा है ये पूरब का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है, ये तो उत्तर, और ये ध्रुव, ये दक्षिणी है ही, ठीक है। तो इसको हम प्रमुख याम्योत्तर नाम दिए हैं। इसको, ये वाली लाइन जो है प्रमुख याम्योत्तर है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। डिफरेंट कितना है, इसका जो मान है वो 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री पूरब की ओर या फिर 180 डिग्री पश्चिम की ओर हम काउंट करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर मिल करके पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध हो गया, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध हो गया, इसमें बांटने का काम किया जाता है कि ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। पूर्वी गोलार्ध में हमारे कितने देश, कितने सागर महासागर हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में कितने हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए हम अक्षर पू लिख देते हैं, पश्चिम के लिए पा लिख देते हैं, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखा जाए। ये जो ग्रिड बनी है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान को पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर और उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। असम में धुबरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए फिर ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसकी जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको समझिए। अब देशांतर और समय को समझिए। यहाँ से
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, इनकी गति के हिसाब से ही समय का मापन किया गया है। सूर्योदय और सूर्यास्त रोज होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त जो है इस वजह से क्या होता है, पूरे विश्व में समय का निर्धारण अच्छे से हो जाता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसे स्थानीय समय हमारे भारत का स्थानीय समय भारत है ना हो गया। जैसे आप किसी दूसरे देश में हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उस वहाँ पे लिख के नहीं आता कि ये स्थानीय समय ये है यहाँ का, है ना, भारत का स्थानीय समय ये है। इंग्लैंड में खेले तो इंग्लैंड का स्थानीय समय ये हो जाएगा, उसमें नीचे लिख के आता है अगर आप टाइम देखें तो। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। हमारी जो परछाई होती है बिल्कुल ठीक दोपहर में सबसे छोटी हो जाती है, और जब सूर्योदय होता है तब हमारी परछाई लंबी हो जाती है। सूर्यास्त के समय भी हमारी जो परछाई वो लंबी हो जाती है, लेकिन ठीक दोपहर में जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर आता है तो हमारी परछाई छोटी हो जाती है। इतनी बात क्लियर होती है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, भाई ये पोर्शन है, ये पश्चिम वाला पोर्शन, ये पूर्व, तो इधर ऐसे घूमती है पृथ्वी। ठीक है, पहले ही बताया आपको, पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। भाई मान लीजिए ये ग्रीनिच है, यहाँ पे एज एग्जांपल आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये ग्रीनिच है, तो इसके जो पूरब में है, जो इसके पूरब में है उनका समय इससे आगे होगा। ठीक है, और जो पश्चिम में होंगे, जो इस साइड होंगे, उनका समय इससे कम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र 2.8 में बताया गया है। चित्र 2.8 कहाँ है, 2.8 है। इसको यहाँ पे थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा, इतनी जरूरत है नहीं, बस थोड़ी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ये जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब में समय जो है वो कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे हो जाएगा। क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात पूरब की हो रही है। मैंने कहा था अगर पूरब की बात होगी तो समय आगे होगा और पश्चिम की बात होगी तो समय पीछे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीनिच के समय से, ग्रीनिच का अगर 12 बजा है तो यहाँ पूरब में अगर होगा तो यहाँ 1 बज रहा होगा, पश्चिम में होगा तो यहाँ 11 बज रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे क्योंकि पूरब है, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, है ना। इधर पश्चिम में है तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इधर मैंने कहा ना, इधर अगर यहाँ 12 बज रहा है तो इधर 1 बज रहा होगा, और पश्चिम में आएंगे तो 11 बज रहा होगा। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, वहाँ आधी रात हो जाएगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात यहाँ पे ठीक है। अब देखिए, हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। क्या होता है, जो अलग अलग याम्योत्तर पर जो स्थान हैं उनके स्थानीय समय में अंतर होता है। देखिए उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। ठीक है, ये है भारत का मानक याम्योत्तर। ठीक है, इधर भी पूरब है, यहाँ भी पूरब है। ये जो मानक याम्योत्तर है ये 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। ये क्या है, 82.5 डिग्री पूरब में है, और यहाँ पे 97 डिग्री पूरब है, ये 68 डिग्री पूरब है। लेकिन ये कितना है, मानक याम्योत्तर जो है वह 82.5 डिग्री पूर्व। ओके, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है
कि देश के बीच भाग से होकर गुजरने वाली, ये देश का बीचवा भाग है, ये देश का बीच भाग है, गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को, याम्योत्तर रेखा का जो स्थानीय समय होता है उसको पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व है ना को मानक याम्योत्तर माना गया है। ये देखिए, ये जो है ये भारत का मानक याम्योत्तर है। 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ये जो है ये क्या है, ये पूरे देश का मानक समय है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको भी समझिए। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चीज़ें अब दूसरी साइड में है नहीं तो देखिएगा। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है जो कि लंदन में 2 बजे दोपहर में होगा। 2 बजे दोपहर में होगा लंदन के अकॉर्डिंग, यानी कि भारत के समय के अकॉर्डिंग मैच जो है वो 7:30 बजे शुरू होगा शाम को, अर्थात देर रात्रि में समाप्त होगा। 7:30 बजे शुरू होगा तो लगभग वही 10:30-11 बजे खत्म होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? देखिए, भारत ग्रीनिच के पूर्व 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है और यहाँ का जो समय है वो ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। 5 घंटे का 5.5 घंटे का डिफरेंस है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। एक से अधिक, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड। रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरने का काम करता है। तो बस इतना ही हमारा चैप्टर था। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत आराम से हमने इसको पढ़ा है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं की है। चीज़ें इसमें समझने वाली थी, उसको हमने समझा है। और ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ये जो है हमारी डायरेक्शंस, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ओके, बाकी अभी ये पूरा हम लोग पूरा कोर्स कवर कर लें, फिर जो है अच्छा टाइमिंग मैं आपको लगभग कल बता दूंगा क्लियर कि आपकी, मैं सोच रहा हूँ कि हम 3 क्लासेस रोज़ करा दें। ठीक है, 3 क्लासेस का मतलब है कि कक्षा 6 की तीनों, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, पॉलिटी भी हम इसमें ऐड कर दें, पॉलिटिकल साइंस ऐड कर दें, तो जो है आपकी तीनों क्लासेस रोज़ चलेंगी। जल्दी कोर्स 6 का ख़त्म होगा, फिर 7 का ख़त्म होगा, फिर 8 का ख़त्म होगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करने हैं और उसके बाद हमें 1 लीनियर करने हैं। 1 लीनियर जो नोट्स बनाएंगे वो हम इसी में से बना लेंगे। ओके, और आपको टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार जितने बच्चों ने क्रैक किया है एग्जाम वो सब एनसीईआरटी से ही पढ़ करके वो पास हुए हैं। जो फेल हुए हैं उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उन्होंने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा था। ओके, तो चलिए ठीक है, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।